उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ दो और लोग जिसमें कि एक पीएसओ और एक अटेंडेंट और दो क्रू मेंबर्स सदस्य विमान में सवार थे। और जैसा कि जानकारी सामने आ रही है, विमान में सवार कोई भी व्यक्ति इस दुर्घटना में जीवित। बहुत ही दुखद खबर है, प्रभु उनकी रक्षा करे। डीजीसीए की तरफ से यह आधिकारिक पुष्टि की गई। संसद का सत्र आज बजट सत्र शुरू होने वाला, लेकिन इसके पहले ये बेहद दुखद जानकारी, बेहद दुखद खबर जिसमें आप देखिए राहत बचाव कार्य जारी है। तस्वीरें लगातार भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार के वो डिप्टी सीएम नहीं थे, बल्कि देश के एक जाने माने राजनेता थे। आज उनकी भरपाई शायद मुश्किल। तो देखिए किस तरीके से तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आती हुए। गिरिराज सिंह को सुन रहे थे आप, किस तरीके से उन्होंने बताया कि उनका जाना बेहद दुखद, और एक एक जानकारी भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा करता हुआ। इसी बीच डीजीसीए की तरफ से आधिकारिक बयान सामने आता हुआ, जिसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, दो और लोग जिसमें कि एक पीएसओ, एक अटेंडेंट और दो क्रू मेंबर्स विमान में सवार थे। और जो कि जानकारी सामने आ रही है, विमान में मौजूद कोई भी व्यक्ति इस वक्त नहीं बचा है। ये बात डीजीसीए की तरफ से जारी की गई है। एक बयान के मुताबिक ये बातें सामने आती हुई। तो देखिए किस तरीके से ये विमान हादसा, जिसमें लैंडिंग के वक्त किस तरीके से अजीत पवार इस हादसे का शिकार हो गए। महाराष्ट्र के लिए बेहद दुखद खबर, उनके परिवार वालों के लिए बेहद दुखद खबर। और न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति, बल्कि आज पूरे देश की राजनीति पर एक बड़ा दुखद पहाड़ टूटता हुआ। इसी बीच आंचल मेरे साथ लगातार बनी हुई है, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। आंचल, और क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं, क्योंकि देखिए अब किस तरीके से तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आनी शुरू हो चुकी है। क्या परिवार वालों की तरफ से कोई बयान दिया गया? अजीत पवार के घर के बाहर क्या कुछ हलचल है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आती हुई? जी बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से ये बड़ा हादसा हुआ है उसके बाद एनसीपी ऑफिस के आसपास जितने भी एनसीपी के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, उनकी मौजूदगी भी देखी जा रही है। इसके साथ ही परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि देखिए किसी को भी अंदाजा नहीं था कि जिस तरीके से वो बारामती में सभाएं करने पहुंचेंगे और उस दरमियान उनका जो प्लेन है वो हादसे का शिकार हो जाएगा। देखिए डीजीसीए की तरफ से भी इस पर पूरा बयान सामने आ गया, और उनकी तरफ से जो जानकारियां दी गई उसके मुताबिक देखिए ये एक लेयर जेट 45 प्लेन था, और जिसका पंजीकरण VTSS के है, और ये बारामती हवाई अड्डे के निकट ये घटना हुई है। कि देखिए बारामती पर जब ये प्लेन लैंड कर रही थी उस दरमियान ये हादसा हुआ है। तो ऐसे में देखिए ये हमें समझना होगा कि क्या इसमें पायलट की कोई गलती थी, क्या उनकी तरफ से कोई गलती की गई, जिसके बाद जो प्लेन का संतुलन है वो बिगड़ा है, उसके बाद ये हादसा हुआ है, या फिर कोई प्लेन में तकनीकी खराबी थी। तो देखिए ये पूरे सारे जो मुद्दे हैं वो जांच के विषय हैं। लेकिन देखिए जिस तरीके से ये बड़ा हादसा हुआ है, एनसीपी के जितने भी विधायक के कार्यकर्ता या फिर उनके परिवार वाले, उनके लिए ये दुखद भरी खबर है, क्योंकि किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था। और देखिए अजीत पवार सहित उनके दो बॉडीगार्ड भी मौजूद थे, जो कि उनके साथ हमेशा रहते हैं, क्योंकि वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे। और इसके साथ ही जो क्रू मेंबर थे उनकी मौजूदगी थी, पायलट था। तो 6 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा हादसा है। ये पूरे मामले को लेकर जांच तो की जाएगी, लेकिन देखिए अब इसमें ये भी समझना होगा क्या इसमें कोई भी राजनीतिक एंगल आएगा, क्योंकि देखिए हम जिस तरीके से देख रहे थे कि महाराष्ट्र की राजनीति में हमें उथल पुथल देखने को मिल रहा था, क्या ये इसको एक अलग एंगल दिया जाता? विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को घेरने की भी कोशिश करेगी, और कई जो आरोप है वो सरकार पर लगाए जाएंगे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जांच किस तरीके से किया जाता है और क्या कुछ जानकारियां सामने निकल कर आती है, ये देखना होगा। क्योंकि देखिए अजीत पवार बारामती के लिए जाते हैं, और
8 बजे के आसपास ये हादसा होता है। और जिस तरीके से देखिए जब भी किसी भी बड़े नेता की फ्लाइट या फिर उनके जो निजी प्लेन होते हैं, जब अगर वो सफ़र करने जाते हैं तो पहले उसे चेक किया जाता है कि आखिरकार वो ठीक है, दुरुस्त है। उसके बाद वो किसी भी दूसरे जगहों के लिए रवाना होता है। तो क्या उसके पहले क्या प्लेन की जांच की गई थी या फिर नहीं? ठीक है आंचल, आपके पास वापस लौटेंगे, आपसे तमाम जानकारियां लेंगे, लेकिन इसी बीच एनसीपी नेता अनिल पाटिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। अनिल पाटिल जी, बेहद दुखद खबर ये सामने आती हुई, आपको इस बात की जानकारी कब मिली और क्या कुछ आपके पास अन्य डिटेल्स हैं इस घटना से जुड़ी हुई? इसके बारे में तो अब मेरे को भी जैसे मीडिया के जरिए ये सब कुछ मालूम पड़ा और मैंने तुरंत हमारे पार्टी कार्यालय से भी बात की, उनके कार्यालय से भी बात की। लगभग 5 से 6 लोग यहाँ से बारामती के लिए निकले थे। बहुत दुखद घटना हमारे लिए हुई। कार्यकर्ताओं की जो छत था वो कार्यकर्ताओं का छत एक तरीके से यहाँ से निकल गया और महाराष्ट्र के हिसाब से देखी गया तो इतना कद्दावर जिनके अंदर निर्णय क्षमता थी वो यहाँ से चल बसे हैं। ये बेहद दुखद वेदनादायी घटना हमारे लिए सबके लिए हुई, महाराष्ट्र के लिए। बिल्कुल अनिल जी, ये बहुत ही दुखद घटना है, आपके दर्द को हम समझ सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या परिवार में किसी से आपकी कोई बातचीत हो पाई है? उनके घर परिवार में किसी से कोई बात आपकी? नहीं, अभी तक तो किसी से बात नहीं हुई, लेकिन अजीत दादा एक महाराष्ट्र का परिवार ही थे जी। यहाँ पर सभी लोगों के कभी ऐसे पार्टी कार्यकर्ता समझ के किसी पवार कुटुंब ने यहाँ महाराष्ट्र में किसी के साथ बात नहीं की। जो भी इन दादा के साथ में जुड़ गया है या पवार कुटुंब के साथ जुड़ गया है वो परिवार के जैसी आज तक बर्ताव था। हालांकि उनसे बात नहीं हुई, लेकिन लगभग महाराष्ट्र के सभी कार्यकर्ता अभी क्या करेंगे, ऐसे कुछ भी बोल नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति आज की अभी के टाइम में है। जी अनिल जी, आपकी इन भावनाओं को हम समझ सकते हैं, कितना गहरा दुख आपको पहुंचा है और तमाम कार्यकर्ताओं के लिए, न सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए बल्कि पूरे देश के लिए आज ये बेहद दुखद खबर सामने आई है। अनिल जी, कौन लोग जो है इस वक्त बारामती के लिए रवाना हो रहे हैं? क्या उनके परिवार के सदस्य भी बारामती के लिए रवाना हुए? कुछ ऐसी जानकारी आप तक अभी तक पहुंच पाई है? मेरी जानकारी के सब परिवार का तो कोई सदस्य नहीं था, लेकिन स्टाफ के कुछ लोग थे, पुरुष थे, और उनके बारे में थोड़ी देर में आपको जानकारी मिल जाएगी। जी अनिल जी, बारामती के लिए एनसीपी नेता रवाना हो रहे थे, अजीत पवार डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के। क्या कुछ उनका वहां पर कार्यक्रम था? क्या इसके पहले आपसे कोई उनसे वार्ता हुई थी काम को लेकर? अजीत कल मेरे दादा के साथ में कुछ मुलाकात हुई थी, कुछ मुख्यमंत्री महोदय के साथ में जी। और मुझे भी बताया गया था कि कल से हम प्रचार को लग जाएंगे, और उस हिसाब से बातचीत होने के बाद में वो आखिरी मुलाकात हो गई हमारी। और आज से उनका लगभग 3 तारीख तक शाम तक उनका प्रचार का जो भी प्लानिंग था वो सब कुछ तय किया पार्टी ऑफिस से और उनके ऑफिस से जी। और उस हिसाब से बारामती से आज से स्टार्ट करने वाले थे, और पहले ही दिन ऐसे हो गया। ये बहुत बेहद दुखद घटना है। जी बिल्कुल, मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ कि कल ही आपकी उनसे बातचीत हुई है और आज इस तरीके की घटना सामने आते हुए क्या हम आपसे ये जान सकते हैं कि आज उनका क्या कुछ कार्यक्रम था? किन किन सभाओं में वो सम्मिलित होने वाले थे? किसके साथ उनकी मुलाकात होनी थी? आज 3 से 4 सभाएं थी, कुछ मीटिंग थी उनकी बारामती में। जिला परिषद, जिला पंचायत समिति का जो चुनाव चल रहा है जी, वो चुनाव के हिसाब से ही आज से उनके प्रोग्राम चालू हो गए थे। तो आज मीटिंग थी 3 से 4 जगह, और वो पब्लिक मीटिंग करके फिर आगे का प्रोग्राम कल से वापस दूसरी जगह था। उस हिसाब से आज सुबह निकले हो, और हमेशा उनको यही आदत थी। पूरे देश के अंदर ऐसा एकमात्र नेता हमने देखा है, आपने भी देखा है कि सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे तक, यानी सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे पब्लिक के लिए बाहर निकलना,
ज्यादा से ज्यादा समय पब्लिक का काम करने में ही बिताना, ये अनुभव बहुत कम लोगों को मिलता है। वो अजीत पवार एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल राजनीति में या समाजकारण के अंदर हम लोगों को सीखने को मिलेगा, देखने को मिला है। अब ये ऐसा का नेता हमारे से चलेगा। बिल्कुल अनिल पाटिल जी, बहुत ही कद्दावर नेता अभी हमने हाल ही में देखा किस तरीके से उन्होंने पूरी ताकत अपनी झोंकी है इस बार बीएमसी के चुनावों में भी, वो भी हमने देखा। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया अनिल जी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और इसी बीच सचिन सावंत हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। सचिन सावंत जी, आपके पास क्या कुछ जानकारी इस विमान हादसे को लेकर, क्या डिटेल्स आपके पास, अन्य डिटेल्स, कुछ ऐसी अपडेट जो आप हम तक साझा कर पाए? नहीं, अभी मैं भी मीडिया के माध्यम से ही ये खबर है सुन रहा हूँ। विश्वसनीय है और निश्चित तौर पर निशब्द करने वाली है। एक बड़े गद्दावर नेता और जिनकी राजनीति की शुरुआत से लेकर अब तक हमेशा ही वो एक्टिव रहे और महाराष्ट्र के विकास के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है वो अतुलनीय निश्चित तौर पर है। और सुबह 7 बजे से कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में रहते थे। उन्होंने कोई शब्द दिया और वो पूरा नहीं किया, ऐसा कभी नहीं हुआ। और निश्चित तौर पर हमारे लिए बेहद ही दुखदायी क्षण है ये। बिल्कुल सचिन जी, और देखिए अभी अनिल जी से भी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने भी यही कहा कि सुबह से ही जनता के साथ जुड़ना और कार्यकर्ताओं को मंत्र देना कि कैसे आके काम करना है, वो सुबह से ही जुट जाते थे। और बहुत ही मेहनती नेता और कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने हमेशा ही पार्टी को उठाने का काम किया है। लेकिन सचिन जी, जिस तरीके से आज ये दुखद घटना, दुखद खबर सामने आई है, ये सभी को हैरान कर देने वाली है। उम्मीद करते हैं कि तमाम कांग्रेस नेताओं भी इसको सुनकर शॉक्ड हुए होंगे, क्योंकि ये बेहद दुखद घटना, जिस तरीके से आज उनका ये विमान क्रैश हुआ। निश्चित तौर पर हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि तो है ही, लेकिन महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा नुकसान भी है, ये जरूर मानते हैं। हमारी वैचारिक विरोधक रहे हैं वो, लेकिन हमेशा ही एक क्रियाशील नेता और विकास के लिए, महाराष्ट्र को बढ़ाने के लिए हमेशा एक मत रहता था उनका। संविधान की प्रक्रिया के ऊपर या लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर उनकी श्रद्धा जरूर थी और निश्चित तौर पर एक दूसरे के प्रति बहुत ही आस्था का, प्रेम का ही संबंध रहा है हमारा। बहुत ही गंभीर ऐसी घटना है महाराष्ट्र के लिए, ये हानि है। बिल्कुल। और सचिन जी, ये जिस तरीके से घटना हुई है, सभी को झकझोर देने वाली ये घटना है और इस वक्त किसी के पास भी शब्द नहीं है कि वो इस दुख को किस तरीके से बयां करें। लेकिन सचिन जी, हम ये भी जानते हैं कि पार्टी के तमाम बड़े नेता जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, भले ही अलग अलग पार्टी से हों, लेकिन कुछ ऐसे किस्से, कुछ कहानियां, कुछ दोस्ती हमारी ऐसे उनसे हो जाती है। कुछ ऐसे किस्से अगर आपके भी उनके साथ रहे हों तो हम जानना चाहेंगे। सालों से संबंध रहे हैं उनसे। मतलब मैंने तो उनको देखा था कि जब वो पहले मंत्री बने थे, एमएलसी विधान परिषद में भी चुन के गए थे वो, और तभी सुधाकर नाइक जी के मंत्रिमंडल में वो मंत्री बने और वहां से उनकी राजनीति को हमने देखा है। हमेशा ही क्रियाशील रहने वाले व्यक्ति, कभी भी हार को हार नहीं माना उन्होंने और दूसरी शुरुआत मानी है। और पार्टी के बारे में बहुत सारे उनके भी अभी इस कार्यकाल में बहुत सारी हलचलें हुई वहां राजनीतिक तौर पर भी। उप मुख्यमंत्री अलग अलग तरीके से वो बने, लेकिन निश्चित तौर पर अपने आप को एक्टिव रखा, जनता के प्रति समर्पित रखा उन्होंने। और ये मतलब इस तरह से उनका जाना होगा ऐसा कभी मतलब सपने में भी कोई सोच नहीं सकेगा। ये भयंकर घटना है, ऐसी नहीं होना चाहिए। ये नियति का क्या खेल है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उनका योगदान निश्चित तौर पर और भी वो दे सकते थे, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। उन्होंने आज तक दिया हुआ योगदान ही अतुलनीय है। एक बहुत बड़े नेता को हमने खोया है। निश्चित तौर पर बहुत ही दुखदाई, बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल सचिन जी, आज सभी को झकझोर देने वाली ये घटना, सभी को हिला देने वाली घटना हम तमाम तस्वीरों में भी देख रहे हैं। किस तरीके से वहां पर लोग भी रोते हुए नजर आ रहे हैं, ग्रामीण लोग भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनको बचाने की भी कोशिश उनकी तरफ से की गई है और लोग कोशिश में जुटे हुए हैं कि किसी तरीके से भी अगर वहां पर कोई भी बचा हो तो उसको निकाल लिया जाए। लेकिन दुखद बात यह है कि कोई भी इस वक्त वहां पर बचा नहीं है। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया सचिन जी। तो देखिए, आप तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं किस तरीके से हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आंचल लगातार हमारे साथ बनी हुई है, प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत का एक बार रुक कर लेते हैं। प्रशांत, अन्य क्या कुछ जानकारी आपके पास सामने आ रही है? आपके पास आएंगे, लेकिन इसी बीच चित्रा जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं। महिला मोर्चा महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं चित्रा वाघ, आपसे समझना चाहेंगे चित्रा जी, आपको कब ये दुखद सूचना मिली और इसके बाद अगर किसी भी परिवार के सदस्य से आपकी कोई बातचीत हुई हो, क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? नहीं, मेरे किसी से बातचीत नहीं हुई है। अभी ये घटना जो है पता चली है और हम सारे सदमे में ही है। कैसे हो गया, अचानक हो गया, सुबह ही ये न्यूज़ हमें समझ में आई और बहुत ही दुखद घटना है। मैंने उनके साथ काम किया हुआ है जी, और आज इस प्रकार की घटना आई है, क्या कहे, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। बिल्कुल चित्रा जी, हम इस दुख को समझ सकते हैं। आज पूरे देश के लिए ये बेहद दुखद खबर, लेकिन चित्रा जी, जिस तरीके से ये दुखद घटना हुई है इसके बाद से तमाम प्रतिक्रियाएं भी हम देख रहे हैं और क्या कुछ आपके उनके साथ पहले संबंध रहे हैं, क्या कुछ वक्त आपने उनके साथ बिताया, उनसे आखिरी बार आपकी कब बातचीत हुई थी, कुछ उसको लेकर डिटेल्स आप साझा करना चाहें? तो देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर विमान हादसा और लोग वहां पर जुटे हुए, रेस्क्यू टीम वहां पर जुटी हुई और लोगों की तरफ से कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से अगर वहां पर कोई बचा हो तो उसको निकाला जा सके। लेकिन आप देख सकते हैं पूरा विमान किस तरीके से क्रैश होने के बाद वहां पर चकनाचूर हो चुका है। कुछ भी वहां पर बचा हुआ, कुछ भी विमान के अवशेष हमें नजर नहीं आ रहे और ऐसे में वहां पर देखिए किस तरीके से रेस्क्यू टीम लगातार रेस्क्यू करती हुई और पुलिस प्रशासन भी इस वक्त वहां पर मौजूद है। हमारे साथ प्रशांत जुड़े हुए हैं, प्रशांत का सीधा रुख कर लेते हैं। प्रशांत, अन्य क्या कुछ जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं? आसपास जो अस्पताल है, क्या वहां पर किसी को लेकर जाया गया? हालांकि डीजीसीए की तरफ से जो बयान आए हैं, जो आधिकारिक पुष्टि की गई है, उसमें ये बातें क्लियर है कि कोई भी अभी तक नहीं बचा है। अगर फिर भी कोई संदेह किसी के बचने का, तो क्या कोई जानकारी इसको लेकर? प्रशांत, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? ठीक है, प्रशांत से वापस कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से तमाम नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं हमने सुनी, साथ ही हमने अनिल पाटिल जी को भी सुना। उन्होंने खुद बताया कि कल खुद उनसे उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई और उन्होंने भी नहीं सोचा था कि एक दुखद घटना इस तरीके से सामने आएगी। साथ ही सचिन सावंत जी भी हमारे साथ अभी बातचीत कर रहे थे, उनके तरफ से भी जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई, ये बेहद दुखद घटना, क्योंकि अब महाराष्ट्र ने अपने डिप्टी सीएम अजीत पवार को खो दिया है। ये लाइव तस्वीरें भी लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं जिस जगह पर विमान क्रैश हुआ, किस तरीके से वहां पर अवशेष निकालने की कोशिश की जा रही है और वहां पर पूरी कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है कि वहां से कुछ भी अगर हाथ लग पाए तो उसे निकाला जा सके। तो देखिए, रेस्क्यू टीम भी वहां पर मौजूद और सुबह 8:45 पर यह विमान हादसा हुआ। आपको बता दें कि विमान बारामती जा रहा था, हालांकि बारामती के एयरपोर्ट पर अभी नहीं पहुंचा और उससे कुछ किलोमीटर दूर ही ये विमान हादसा हुआ है। तो क्या कुछ इसमें कमी थी, क्या तकनीकी खराबी थी या पायलट की तरफ से कोई चूक हो गई, क्या किसी भी तरीके की विमान में तकनीकी खराबी, अभी इसको लेकर जानकारी नहीं आई है। जब जांच प्रक्रिया की जाएगी तब बातें निकलकर सामने आएगी कि आखिर चूक कहाँ हुई, क्या गलती थी और क्या पायलट की तरफ से कोई ऐसा रिक्वेस्ट किया गया जैसे कि मेडे कॉल दिया जाता है, इसको लेकर भी अभी कोई जानकारी नहीं आई है। तो देखिए, अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। आज सुबह 8:45 पर
ये हादसा हो गया। तो महाराष्ट्र के बारामती में प्लेन क्रैश हुआ है, जिसकी जानकारी सामने आते हुए प्लेन में डिप्टी सीएम अजीत पवार सवार थे और साथ ही अन्य उनके साथी भी सवार थे। तो 2 क्रू मेंबर्स भी एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैप हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका। और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन सब आ गए, तब बाद में उसको उसमें अजीतदादा था। ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है, ये हमें बता नहीं सकते हम बात में ऐसा, लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। ये बहुत शौक वाली घटना है। हमने देखा पूरा एक नीचे आ रहा था, ट्रैप पे आ रहा था, ट्रैप के नजदीक एक 100 फुट से नजदीक आके गिर गया है। किस तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही है, किस तरीके से उनके लिए भी ये बेहद दुखद घटना कि उनके बीच अब अजीत दादा नहीं रहे। प्रशांत हमारे साथ ज्यादा डिटेल्स के लिए जुड़ चुके हैं। प्रशांत का सीधा रुख कर लेते हैं। प्रशांत, क्या अभी तक कोई ऐसी जानकारी सामने आई है कि कहाँ चूक हुई? क्या पायलट की कोई गलती थी या फिर कोई टेक्निकल दिक्कत विमान के अंदर? बिल्कुल, देखिए राधा, अभी तो इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन हाँ खास तौर पर जब इस तरह की घटना होती है तो कहीं ना कहीं इंजन फेलियर जो होता है उसकी तकनीकी खराबी बिल्कुल देखी जाती है। लेकिन अभी मैं अपडेट कर दूं कि ऑक्यूरेंस रिपोर्ट जो है वो आई है, जिसमें बताया गया है कि ऑपरेटर VSR है, एयरक्राफ्ट टाइप जो है वो लेजर जेट 45 है, एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन VTSS के है, लोकेशन बारामती एयरपोर्ट, पर्सनल ऑन बोर्ड 5 पर्सन्स इंक्लूडिंग क्रू, यानी कि डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ 5 लोग और थे जो ऑन बोर्ड थे, और 6 सीटर ये एयरक्राफ्ट बताया जा रहा है। और लैंडिंग से कुछ देर पहले ही जब लैंड करने वाला था रनवे पर, तो उससे पहले ही ये हादसा हुआ है, जिसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ साथ 5 लोगों का निधन हो गया है। और देखिए, एक बड़ी क्षति महाराष्ट्र को उनके निधन से जरूर पहुंची है, क्योंकि जैसा कि आपने शुरुआत में अपनी बात में कहा अजीत दादा, तो दादा जब उनको कहा गया था, अजीत दादा उनको जब नाम दिया गया था, तो महाराष्ट्र में एक पूरा जो ग्राउंड होता है, एक तरह से जो ग्राउंडेड वर्कर होता है, उसकी तरह अजीत पवार ने काम किया था। और इसीलिए उनको दादा की जो उपाधि है, जो लोग उनको इस तरह से मानते थे, सभी विधायक उनसे संपर्क में रहते थे, और यही उनका करिश्मा था कि 2019 में अपने चाचा की बनाई एनसीपी पार्टी को उन्होंने तोड़ दिया था, और अधिकतर जो विधायक थे वो अजीत पवार के साथ चले गए थे। तो एक दबदबा, एक करिश्माई कैरेक्टर जो है वो उनका था, जो उनकी इमेज थी काफी जादुई मानी जाती थी। और आज की समय में जब से 2019 से जो प्रकरण हमने देखे, उसमें कहीं ना कहीं चाणक्य की भूमिका में अजीत पवार रहे हैं। तो एक बड़ी क्षति जो है महाराष्ट्र की राजनीति को उनके निधन से पहुंची है। जी बिल्कुल प्रशांत, देखिए उनकी इस निधन की खबर मिलने के बाद से महाराष्ट्र में दुखों का पहाड़ टूट चुका है, और न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि भारतीय राजनीति पर दुखों का पहाड़, क्योंकि कितने कद्दावर नेता किस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र में पूरी सियासत को पलट दिया, ये बात हम सभी जानते हैं। और अब उनका हमारे बीच से चले जाना बेहद दुखद खबर। लेकिन बहुत ही टेक्निकल बातें प्रशांत हम आपसे और भी जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। क्या ब्लैक बॉक्स का कोई जिक्र अभी तक, क्या ब्लैक बॉक्स हाथ लगाए? क्योंकि देखिए ब्लैक बॉक्स में तमाम रिकॉर्डिंग्स हो जाती है, जिससे पता चल जाता है कि क्या कुछ दिक्कतें थी, किस कारण से क्रैश हुआ, उसको लेकर कोई अभी तक जानकारी सामने आई है? जी देखिए राधा, अभी इसको लेकर कोई जानकारी नहीं आई है, क्योंकि जब प्लेन क्रैश हुआ करीब 9:15 बजे की घटना बताई जा रही है, और तब उस वक्त कोई भी जो प्रशासन की तरफ से सुविधा थी वो मुहैया तुरंत नहीं करवाई गई। उसके बाद कुछ देर बाद में एम्बुलेंस पहुंची है, फायर ब्रिगेड पहुंची है, और जो इन्वेस्टिगेशन टीम है जो लोकल अथॉरिटी की होती है वो भी वहां पर पहुंची है। पहले उस आग को बुझाया गया है और छानबीन जो है वो जारी है। लेकिन यही शुरुआती जांच में बताया गया, जो लोकल्स ने भी बताया है कि अजीत पवार का उसमें निधन हो गया। यानी कि जो अभी पुख्ता चीजें हैं कि आखिरकार क्या कारण रहा है वो सामने निकल कर नहीं आया, ना ही ब्लैक बॉक्स की कोई जानकारी है। लेकिन ये साफ है कि कोई टेक्निकल फेलियर जो है वो हुआ है, और डीजीसीए ने भी इसकी पुष्टि की है। तो टेक्निकल फेलियर के चलते ये हादसा हुआ है। और ये जो 6 सीटर एयरक्राफ्ट था, एक प्राइवेट कंपनी का एयरक्राफ्ट बताया जा रहा है, जिसकी ऑक्यूरेंस रिपोर्ट मैंने भी आपको बताई है।
और ये जांच का विषय कि आखिरकार कारण उसमें क्या रहा, क्या कोई टेक्निकल खराबी हुई है, इंजन फेलियर हुआ है या फिर कोई पायलट की गलती हुई है, विजिबिलिटी नहीं थी, क्या कुछ चीजें रही हैं, इनको लेकर यही जांच का विषय होगा। बिल्कुल जांच का विषय होगा और देखना होगा कि जांच में क्या कुछ बातें आती हैं। और इसी बीच अनिल देशमुख बेहद भावुक, आप देख सकते हैं किस तरीके से वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे और जब उनसे प्रतिक्रियाएं ली जा रही हैं तो वो कुछ भी कह नहीं पा रहे और ये रिएक्शन ही बहुत कुछ बताता है कि इस वक्त उनको कितना दुख पहुंचा है इस घटना के बाद। तो ये तस्वीरें आपके साथ साझा करते हुए किस तरीके से राहत बचाव कार्य जारी है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। बेहद दुखद खबर, आज सुबह 8:45 पर यह विमान हादसा, बारावती में विमान को लैंड करना था लेकिन उसके पहले की लैंडिंग से काफ़ी पहले, कुछ किलोमीटर पहले ही ये हादसा हो जाता है जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और उनके साथ मौजूद 5 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। हालांकि अब जांच होगी, तब देखना होगा कि क्या कुछ कारण इसमें बताए जाते हैं, क्या टेक्निकल फेल्योर था, पायलट की गलती थी। हालांकि मेरे सहयोगी प्रशांत जिस तरीके से जानकारी दे रखी है, कहीं ना कहीं टेक्निकल ग्लिच ही बताई जा रही है और ऐसे में विमान को लेकर क्या कुछ जानकारी है, आइए प्रशांत से एक बार समझ लेते हैं। प्रशांत, विमान को लेकर क्या कुछ डिटेल्स मिल रही है, विमान का नंबर क्या था, क्या कुछ विमान को लेकर डिटेल्स सामने आती हुई? जी बिल्कुल, देखिए जो ऑक्योरेंस रिपोर्ट सामने आई उसमें ये बताया गया है कि जो ऑपरेटर है वो VSR और उसको ऑपरेट करता है। एयरक्राफ्ट का जो टाइप है वो लीयरजेट 45 है और एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन VT-SS के है और जो लोकेशन है वो बारामती है और बेसिकली 6 सीटर ये जो है प्राइवेट जेट है जिसका टेक्निकल फेलियर होगा या फिर ये कहें कि कोई पायलट की कमी रही है, इसको जांच के बाद ही पता चलेगा। हालांकि DGCA ने अब इस पर जांच करेगी कि आखिरकार क्या कारण रहा, क्योंकि इससे पहले भी हमने एक बड़ा हादसा देखा है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात विजय रूपानी का निधन हुआ था। तो अब इस तरह से एक बार फिर से बड़ा हादसा जिसमें मौजूदा समय में जो उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उनका निधन हुआ है, एक प्राइवेट जो चार्टर प्लेन था 6 सीटर उसमें हुआ है और लैंडिंग से कुछ देर पहले ही, कुछ किलोमीटर पहले ही वो हादसा हुआ है। और बारामती एयरपोर्ट पर दरअसल 5 फरवरी को जिला पंचायत के चुनाव है उसके प्रचार प्रसार के लिए अजीत पवार पहुंच रहे थे और करीब 4 रैलियों को उनको संबोधित करना था। लेकिन उससे पहले ही 8:45 के आसपास 8:45 बारामती एयरपोर्ट से पहले उनका प्लेन क्षतिग्रस्त हो। जी बिल्कुल प्रशांत, और देखिए हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर जो लोग भी पहुंचे हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में, जो लोग वहां पर ग्रामीण भी जो इकट्ठा हुए, उनकी भी आंखें इस वक्त नम नजर आ रही हैं और तस्वीरें सब कुछ बयां करती हुई। लेकिन जिस तरीके से तमाम जानकारियां सामने आई है उसके बाद से बेहद दुखद ये घटना। और देखिए इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे की जानकारी ली है। बारामती हादसे की पीएम मोदी ने जानकारी ली है। पीएम मोदी ने सीएम फडणवीस से संपर्क किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे की जानकारी ली है। तो देखिए जिस तरीके से ये घटना हुई, बेहद दुखद घटना, इसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से संपर्क किया, उनसे बातचीत की है, उनसे हादसे की जानकारी ली। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे की जानकारी ली है। तो देखिए ये बेहद दुखद घटना महाराष्ट्र के लिए आज काला दिन है, क्योंकि आज महाराष्ट्र ने अपने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को खो दिया है। तो ये तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा करता हुआ पल पल की डिटेल्स हम साझा करेंगे। और देखिए विमान के कुछ अवशेष भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और जानकारी के मुताबिक विमान में 6 लोग सवार थे और अजीत पवार के साथ साथ 5 अन्य लोग, जिसमें कि 2 क्रू मेंबर्स थे और कोई भी इस हादसे में नहीं बचा है, ये जानकारी सामने आई है। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से अहमदाबाद में एक बहुत ही भयानक विमान हादसा हुआ था। ब्लैक बॉक्स से लोगों को उम्मीद थी कि डिटेल्स मिलेगी और उससे काफ़ी कुछ डिटेल्स भी हाथ लगी थी। इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि जब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा और जब वहां पर आग बुझ जाएगी, मलबा ठंडा होगा, तो ब्लैक बॉक्स जो है बरामद किया जाएगा और उसके बाद जब उसकी जांच होगी तो काफ़ी डिटेल्स जो है उस ब्लैक बॉक्स से भी निकलकर
सामने आएगी। प्रशांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, जिस तरीके से ये दुखद हादसा हुआ है डीजीसीए की तरफ से क्या कुछ बयान और आते हुए क्या पायलट की तरफ से एटीसी को संपर्क करने की कोशिश की गई थी? क्योंकि कई बार होता है, हमने देखा भी था पिछली बार अहमदाबाद हादसे में किस तरीके से मेडे कॉल पायलट की तरफ से दिया गया था। तो क्या कुछ ऐसा कॉल पायलट की तरफ से एटीसी को? देखिए राधा, इसके लिए अब इंतजार करना होगा क्योंकि जो कन्वर्जेशन रहता है एटीसी से और पायलट का, वो ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होता है और जब तक ब्लैक बॉक्स का जो डेटा है वो रिट्रीव नहीं होगा तब तक ये कहना मुश्किल है कि आखिरकार क्या आखिरी बातचीत उस प्राइवेट जेट के अंदर रही है। क्या कुछ तकनीकी खराबी आई थी जिसका जिक्र पायलट ने एटीसी से करने की कोशिश की, या फिर क्या कुछ लास्ट कन्वर्सेशन रहा है वो ब्लैक बॉक्स में जरूर आया होगा, लेकिन अब ब्लैक बॉक्स का जब डाटा रिट्रीव किया जाएगा तब उसमें पूरी जानकारी सामने निकल कर आएगी। लेकिन अभी तक जो डिटेल्स है वो यही है कि वीएसआर ऑपरेटर था, लियरजेट 45 ये एयरक्राफ्ट टाइप है और जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के साथ 2 और पर्सनल, एक पीएसओ और एक अटेंडेंट था, 2 क्रू मेंबर थे। और इनिशियल इंफॉर्मेशन यही है कि बोर्ड में किसी ने भी सरवाइव नहीं किया है, यानी कि जो क्रैश हुआ है उसमें जो 6 सीटर ये एयरक्राफ्ट था उसमें से किसी की भी बचने की संभावना नहीं है और सभी का निधन हो गया है। साथ ही साथ अब जो ताजा अपडेट है वो ये है कि आज बजट सेशन के चलते जो उनकी कजन सिस्टर है सुप्रिया सुले और उनके चाचा शरद पवार दोनों दिल्ली में मौजूद थे और देर रात करीब 2 बजे ही वो दिल्ली पहुंचे थे इस सेशन को अटेंड करने के लिए। लेकिन अब जानकारी है कि सुप्रिया सुले और शरद पवार दोनों ही 11:30 बजे की जो फ्लाइट है, माफ कीजिएगा 11 से पहले की जो फ्लाइट है मुंबई की, उसके लिए रवाना होंगे और उसके बाद बारामती पहुंचेंगे। खुद एकनाथ शिंदे भी बारामती पहुंचेंगे। अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार भी जल्दी मुंबई के लिए रवाना हो रहे हैं और उसके बाद बारामती पहुंचेंगे। खुद गृह मंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात की है और पूरे जो घटना क्रम रहा है उसकी जानकारी वो लगातार ले रहे हैं। तो क्योंकि एक महाराष्ट्र में एक बड़ी क्षति जो है वो एनडीए को यहाँ पर पहुंची है, क्योंकि एक बड़े घटक दल के रूप में जो है बीजेपी के साथ अजीत पवार यहाँ पर जुड़े हुए थे और 2019 में जिस तरह से अजीत ग्रुप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार। तो देखिए किस तरीके से तमाम प्रतिक्रियाएं आती हुई केंद्रीय मंत्री की तरफ से भी बयान सामने आता हुआ। साथ ही साथ आपको बता दें कि पीएम मोदी ने भी इस खबर की जानकारी खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से ली है, उनसे संपर्क किया है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे की जानकारी ली है। और इसी बीच आपको बता दें कि ट्विटर पर, माफ कीजिएगा एक्स पर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पोस्ट किया है और उनकी तरफ से कहा गया कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार के असमय निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ है। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में वे महाराष्ट्र के विकास और समृद्धि के लिए समर्पित रहे। वे लोगों के प्रति अपनी करुणा और सार्वजनिक सेवा। जब कांग्रेस राष्ट्रवादी की गवर्नमेंट थी 2009 से 14 तक और 19 से लेकर 21 तक जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उनके साथ काम करने का मौका मिला। जिस तरह से उनकी काम करने की शैली थी वो सब पूरा महाराष्ट्र जानता है कि टाइम के साथ काम करना, सिंसियरली काम करना, महाराष्ट्र हित के लिए काम करना और महाराष्ट्र के विकास में जो काम करने वाली भूमिका उनकी रही है। मुझे आज लगता है कि पूरा महाराष्ट्र दुखी होगा कि जिस तरह से हमारे सहकारी रह के उन्होंने काम किया है, एक पार्टी को बढ़ाने का उन्होंने काम किया है। आज मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से उनके लिए शोक भावना व्यक्त करती हूँ। और मुझे बहुत शौक लगा क्योंकि आप भी देख रहे हैं, मैं जस्ट अभी लैंड होके आई हूँ और जब मैंने फ्लाइट में जब ये बात सुनी तो मुझे बहुत शौक हुआ क्योंकि उनके साथ काम करने का मेरा भी अनुभव रहा है। पिछले लगभग 20 साल हम लोग असेंबली में साथ में काम कर रहे थे और मुझे पता है कि अजीत दादा का स्वभाव कैसे, हमारे दादा के साथ हमारे अलग रिश्ते थे, फैमिली के भी रिश्ते थे, तो कहीं ना कहीं दुख का माहौल है आज। तो देखिए तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है और देखिए सभी के लिए ये बेहद दुखद खबर, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस तरीके से अजीत दादा उनके बीच नहीं रहेंगे। और अजीत दादा ये शब्द ही बहुत कुछ बताते हैं कि क्या कुछ जुड़ाव तमाम नेता, तमाम लोग उनके साथ महसूस करते हैं। हमारे साथ प्रशांत लगातार बने हुए हैं। प्रशांत का एक बार फिर रुख कर लेते हैं। प्रशांत, हम सभी जानते हैं कि आज बजट सत्र की शुरुआत होनी है और सभी उसकी तैयारी में दिल्ली में मौजूद है, लेकिन क्या शरद पवार का कोई इसके ऊपर प्रतिक्रिया, कोई बयान, उनसे कोई किसी की बातचीत हो पाई है? क्या कुछ रिएक्शन उनका इसके ऊपर?
जी देखिए, अभी तो कोई शरद पवार की इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जो बता दूं कि एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष जो है प्रफुल्ल पटेल, एनसीपी और एससीपी की सांसद सुप्रिया सुले बिल्कुल। महाराष्ट्र और के प्रशांत, इसी बीच एक बड़ी खबर साझा कर देते हैं कि दिल्ली से सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं। सुबह करीब 11:30 बजे मुंबई रवाना होगी। तो अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार भी मुंबई जाएंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। बारामती जाएंगे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। तो दिल्ली से सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार मुंबई के लिए रवाना होंगी। इस बीच प्रशांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, आप अपनी बात पूरी करिए। जी बिल्कुल, देखिए इसी की जानकारी मैं देना था कि अजीत पवार का जो परिवार है, जो उनके बेटे हैं पार्थ पवार, साथ ही साथ सुप्रिया सुले, शरद पवार, सभी लोग कुछ ही देर में मुंबई के लिए रवाना होने वाले हैं। 11:30 बजे के आसपास जो है वो मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे और उसके बाद बारामती वो लोग पहुंचेंगे। लेकिन राधा, एक नई डिटेल, जो क्रू डिटेल्स आई है वो सामने आई है। कैप्टन साहिल मदन और कैप्टन यश, ये 2 लोग थे इस प्राइवेट एयरक्राफ्ट में, चार्टर प्लेन में, लेकिन हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं की जा सकती। सूत्रों से इसको कहा जा सकता है, जो कि बिल्कुल प्रशांत। मुंबई और से इस बीच कंगना सुबह रनौत इस पर क्या कुछ कह रही हैं, सुनते हैं। This is such a horrible news and I'm so sorry कि मुझे तो अभी एक्चुअली हम लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं जब सुबह सुबह आते हैं। मतलब there is not enough word to say कि पर खैर मैं अपने इमोशंस थोड़ा वो अलाइन करके I'll give a statement। रनौत को आप सुन रहे थे। कंगना रनौत जो है वो भी इस बात से बेहद स्तब्ध हैं और उन्होंने कहा है कि थोड़ी देर बाद वो अपनी प्रतिक्रिया देंगी। प्रशांत, आप कुछ डिटेल्स साझा कर रखे हैं, बताइए। जी प्रशांत, आप सुन रहे हैं मुझे? जी राधा जी, आप अपनी बात पूरी करिए प्रशांत। जी देखिए, प्रधानमंत्री ने भी इस पर दुख अपना प्रकट किया है और एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है और बताया कि जो बारामती में जो हादसा हुआ है उनका कॉन्डोलेंस पूरे परिवार के साथ है और एक बड़ी क्षति जो है वो इस हादसे के कारण पहुंची है। तो खुद प्रधानमंत्री ने एक्स पर यह पोस्ट किया है। गृह मंत्री लगातार संपर्क में है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कुछ देर पहले अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। नितिन गडकरी, तमाम जो पूरा कैबिनेट है, क्योंकि आज बजट सेशन है और सभी लोग संसद के अंदर मौजूद हैं, तो लगातार सबकी प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ लोगों से हमने बात करने की कोशिश जरूर की थी कि वो किसी माध्यम से हमारे साथ जुड़ जाए, लेकिन अजीत पवार के जो संबंध है सभी लोगों के साथ इतने घनिष्ठ है कि सभी अधिकतर लोग जो है अभी बात करने की स्थिति में नहीं है। तो लेकिन अभी जो यही ताजा अपडेट है, सुप्रिया सुले और उनका जो परिवार है अजीत पवार का, वो कुछ ही देर में मुंबई के लिए रवाना होने वाला है। उनके बेटे और उनकी पत्नी भी मुंबई के लिए रवाना होंगे और उसके बाद बारामती वो लोग पहुंचेंगे और खुद एकनाथ शिंदे जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, वो भी कुछ देर में बारामती पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल प्रशांत, और साथ ही साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि उनकी मुंबई आवास पर अजीत पवार के क्या कुछ हलचल है, क्या वहां पर घर पर कोई मौजूद है जिसको ये सब जानकारी प्राप्त हुई और वो बारामती के लिए रवाना हुआ हो? जी बिल्कुल, मुंबई जो आवास पर अजीत पवार के आवास पर भी काफी लोग, उनके परिवार के लोग मौजूद थे जो कि बारामती के रवाना हो चुके हैं। क्योंकि देखिए जो उनकी पैतृक जगह है वो बारामती है और वहीं से ही वो लगातार सांसद विधायक बनते हुए हैं। तो हो सकता है कि जो लास्ट रिचुअल्स हो वो मुंबई में न हो के बारामती में। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की जा सकती, हालांकि किसी ने अभी इसमें कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन एक अंदाजे के तौर पर यह कहा जा सकता है कि बारामती ही उनका कर्म भूमि और हर तरह से बारामती के ही वो जुड़े रहे, बारामती जुड़े रहे, बारामती ही जा रहे थे और बारामती से लगातार सांसद रहे, विधायक रहे। तो हो सकता है इनकी जो लास्ट रिचुअल्स है वो बारामती में संपन्न हो, ना कि मुंबई में। लेकिन जो मुंबई में जो उनके परिवार के लोग थे वो भी बारामती के लिए निकल पड़े हैं। बिल्कुल प्रशांत, और देखिए इसके बाद देखना होगा क्या कुछ प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आएंगी। हालांकि तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया हम लगातार देख रहे हैं किस तरीके से किसी के पास भी शब्द नहीं है और सब कोई इस वक्त बेहद शॉक्ड है कि आखिर ये दुखद हादसा
कैसे हो गया। तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों के साथ साझा करते हुए किस तरीके से वहां पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, किस तरीके से वहां पर आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, ग्रामीणों की तरफ से पूरी कोशिश की गई, किस तरीके से लोग पानी की बाल्टी भर भर कर लेकर आए और आग बुझाने की पूरी कोशिश उनकी तरफ से की गई है। साथ ही प्रशांत, हम देख रहे हैं तमाम प्रतिक्रियाएं तो आनी शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके बाद से क्या कुछ आगे क्रिया की जाएगी, इसको लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है? देखिए, प्रशासनिक तौर पर जो भी प्रक्रिया होगी उसको फॉलो किया जाएगा। डीजीसी के जो ऑफिशियल्स हैं या फिर लोकल एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो ऑफिशियल्स हैं वो आगे की जो कार्रवाई है उसको पूरा करेंगे। हालांकि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहां पर मौजूद है, पूरी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। हालांकि अब ये देखा जाएगा कि ब्लैक बॉक्स को सबसे पहले ढूंढना जाएगा और उसके डेटा को रिट्रीव किया जाएगा कि आखिर बातचीत जो है वो क्या रही एटीसी से पायलट की, और या फिर जब कंट्रोल खोया होगा या फिर जो भी समस्या आई होंगी तो पायलट ने क्या कुछ। एक बार बीच में सांसद भी रहे और जो व्यक्ति 8 बार लगातार विधायक रहे हों, 6 बार अपने प्रदेश के डिप्टी सीएम बने हों, इसी में से उनकी लोकप्रियता जानी जा सकती है। लेकिन कुल मिला करके इसमें कुछ किसी का दोष भी नहीं ठहराया जा सकता। वो प्लेन क्रैश में आज उनका देहांत हुआ, मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। देखिए, आप जाएंगे, हमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की। मराठी में कहते हैं ना, परत या। हम यही कहेंगे, अजीत दादा पवार आप अभी भी आ जाइए। अजीत दादा पवार की आज महाराष्ट्र को जरूरत है, देश को जरूरत है। बारामती, पुणे, मुंबई, लाखों करोड़ों की संख्या में अजीत दादा के फॉलोअर्स, लोग उनको प्यार करते हैं, उनके काम करने के तरीके को प्यार करते हैं। ऐसे में इतने कम समय में, केवल 66 वर्ष की आयु में वो हम सबको छोड़कर आज चले गए। ये खबर ही सुनने के बाद सभी शॉक्ड में है, चाहे मीडिया के लोग हों, नेता हों, व्यापारी हों, पुलिस हों, जिससे अजीत दादा पवार का संबंध रहा, सभी का मन द्रवित है, क्योंकि ऐसे जननेता बहुत कम होते हैं। किस तरीके से आज महाराष्ट्र ने अपने उप मुख्यमंत्री को खो दिया है, इसके ऊपर सभी निशब्द हैं। राजनीति में खड़ा हुआ व्यक्ति है और कभी भी किसके सामने झुका नहीं। वो महाराष्ट्र का विकास होना चाहिए, महाराष्ट्र के गरीब लोगों को सेवा करना चाहिए। से संवेदना और शोक मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मैसेज से भी। तो देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने उनकी धर्मपत्नी से बातचीत की है और सुप्रिया सुले से भी बातचीत की है। साथ ही साथ प्रशांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, ये पूछना मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन डेड बॉडी को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आते हुए, क्या उनकी डेड बॉडी बरामद की गई है या फिर उसके अवशेष शायद हाथ नहीं लग पाएंगे? देखिए, अभी कुछ जो ताज़ा जानकारी है वो कि आग को बुझाने का जो काम है वो चल रहा है। फायर टेंडर्स की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार किया जा रहा है। हालांकि थोड़ी देर में इसकी पुष्टि हो पाएगी कि कितने लोग के शव को वहां से निकाला गया है और क्या स्थिति है। हालांकि जो अस्पताल और लोकल प्रशासन की जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद है और लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो वहां पर जारी है। बिल्कुल प्रशांत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, लेकिन प्रशांत, अक्सर हम देखते हैं जब इस तरीके के हादसे होते हैं तो शवों की पहचान कर पाना बेहद मुश्किल होता है और ऐसे में डीएनए सैंपलिंग भी की जाती है। तो क्या इसको लेकर हॉस्पिटल की तरफ से प्रशासन के पवार जी का अचानक निधन होना ये महाराष्ट्र की राजनीति का बहुत बड़ा नुकसान है। महाराष्ट्र इस तरह से अजीत दादा बहुत बड़े संघर्षशील नेता थे, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे। विकास के लिए उन्होंने महायुति ज्वाइन की थी और लगातार उन्होंने डिप्टी सीएम पद पर बहुत अच्छा काम किया था। और जिला पंचायत के चुनाव में मतलब जो जिस तरह मतलब वो प्रचार के लिए जा रहे थे और वहाँ विमान का जो क्रैश हुआ है उससे महाराष्ट्र का भारी नुकसान हुआ है और हम सब लोग अभी उनके अंत्य संस्कार के लिए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हमारे महाराष्ट्र का। परिवारजनों से आपकी बात हुई है क्या? नहीं, अभी तो बात नहीं हुई। अभी तो परिवार तो अभी जिनकी सुमित्रा पवार और सुप्रिया सुले मतलब वहाँ जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। तो मतलब ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और एक बहुत ही अच्छे नेता को हमने खो दिया है।
मुकाबले को सुन रहे थे आप, उनकी भी प्रतिक्रियाएं सामने आते हुए। और इसी बीच तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, लगातार वहां पर रेस्क्यू अभियान जारी है। इसी बीच अभिषेक भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी ग्राउंड से निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट इस वक्त ग्राउंड से? अभिषेक का वापस से रुख करेंगे, लेकिन इसी बीच ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ। हमारे घनिष्ठ मित्र थे, हमारी सरकार में अहम पद पर थे, सहयोगी थे, महाराष्ट्र के बड़े ऊंचे स्तर के नेता और हम सबके प्रिय अजीत दादा रहे। Evolving and a developing situation, we should await an official confirmation on what really. तो देखिए, आप उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को भी सुन रहे थे, किस तरीके से उनकी तरफ से भी आज श्रद्धांजलि अजीत पवार को अर्पित की गई है। ये तस्वीरें भी लगातार भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा करता हुआ। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, आग बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है और तमाम प्रतिक्रियाएं भी आती हुई उसको प्रोत्साहित करना। तो देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट किया गया है, तस्वीरें उनकी तरफ से साझा की गई हैं। पीएम मोदी ने खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बातचीत की, इस पूरे हादसे की जानकारी उनसे ली है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस हादसे की पूरी जानकारी लेने की पूरी कोशिश की है। और इसी बीच अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है हादसे वाली जगह से? वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? ब्लैक बॉक्स का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी ग्राउंड से आती हुई? देखिए, अगर पूरे हादसे के अब तक के अपडेट की जानकारी अगर आपको बता दें पहले, तो सबसे पहला ये है कि अजीत पवार का अंतिम संस्कार बारामती में किया जाएगा। बारामती उनका गृह क्षेत्र रहा है और पवार परिवार सभी लोग बारामती पहुंच रहे हैं। जो जहां पर था वहां से बारामती पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने भी इस मामले में दुख जताया है, राजनाथ सिंह ने दुख जताया है और आज महाराष्ट्र सरकार ने अपने सभी सरकारी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है और मुख्यमंत्री भी दूसरी जगह पर जाने वाले थे, उन्होंने भी अपना दौरा कैंसिल कर दिया है। इसके साथ साथ तमाम सारे जो पार्टी पदाधिकारी हैं वो सभी लोग फिलहाल बारामती की तरफ रवाना हो गए हैं। बहुत दुखद खबर है क्योंकि अजीत पवार एक महाराष्ट्र के लिए स्टालवर्ट नेता कहे जाते थे। उनके बारे में जो 2-3 चीजें प्रसिद्ध थी, एक, पहले वो जवान के पक्के थे, अगर तुम्हारे लिए कुछ उन्होंने बोल दिया तो कुछ भी हो जाए, भले उनका नुकसान हो जाए, वो उस पर खरे उतरते थे। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज थी उनके अंदर की, वो 6 बजे से काम पर लगते थे और अगर आपको 6:10 पे समय दिया है आपको आपसे मिलने का या आपके घर पहुंचने का, तो 6:09 पर पहुंच जाते थे। 1 मिनट भी अपनी सुई से लेट नहीं होते थे। उनके अपॉइंटमेंट में भी जिन लोगों का अपॉइंटमेंट मंत्रालय में वो तय समय पर देते थे, उससे अगर 2 मिनट भी व्यक्ति लेट हुआ तो उसको फिर बाहर भेज देते थे और बोलते थे दोबारा अपॉइंटमेंट लेकर आओ, क्योंकि आपको समय की कीमत नहीं पता है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो उनके अंदर थी वो ये थी कि जिस तरीके से वो एफिशिएंसी से काम करते थे, जिस तरीके से वो लगातार कंटिन्यूसली काम करते थे, वो एक उनको देखने लायक होता है, क्योंकि वो हमेशा ही कार्यकर्ताओं के लिए 24/7 समर्पित कार्यकर्ता थे। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले थे, मतलब वो राजनेता की तरह नहीं बात करते थे, बल्कि अगर उनके मुंह में जो आया जैसे कॉमन मैन की तरह वो बोलते थे। वो घुमा करके राजनीतिक भाषण की बजाय वो सीधे संवाद करने की कोशिश करते थे और यही वजह से उनके पास एक बड़ी संख्या में फॉलोअर थे, क्योंकि अजीत पवार को लोग जैसा जानते थे, जैसा सुनते थे, जैसा उनके बारे में चीजें करते थे, वो सारी चीजें उनके अंदर क्वालिटी थी। और शायद इसी वजह से अजीत पवार एक बड़े नेता के तौर पर महाराष्ट्र की सियासत में रहे। एक बार वो दिल्ली गए जरूर थे सांसद बन के, लेकिन उसके बाद उन्हें दिल्ली पसंद नहीं आई और वापस लौट के महाराष्ट्र में आए। 2022 के बाद से
जिस तरीके से उनके चाचा के साथ उनके संबंध बिगड़े, 2023 आते आते उन्होंने पार्टी तोड़ दी और पार्टी तोड करके और एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यांना मुंबईतून बारामतीला घेऊन जाणारा विमानाचा अपघात झाल्याची बातमी कळली तेव्हा आम्ही सगळे प्रार्थना करत होतो की अशी कोणत्याही प्रकारची बातमी कानावर येऊ नये आणि अजितदादा पवार हे सही सलामत त्या अपघातातून बाहेर आले. पण दुर्दैवानं ही धक्कादायक आणि दुःखद बातमी आमच्या कानावर आली. अजितदादा पवार यांच्याशिवाय महाराष्ट्राचं राजकारण, समाजकारण हे बेचव आणि आळणी होईल. त्यांचं व्यक्तिमत्व गेल्या अनेक वर्षापासून आपण पाहतो. दिलखुलास, रोखठोक, कार्यकर्त्यांना हवाहवासा वाटणारा त्यांच्या जाण्यानं महाराष्ट्रावर दुःखाचा डोंगर कोसळलेला है. निधन हो गया है. इस समाचार से जहां उनके परिजनों पर एक गहरा एक तरह से आघात, उनके समर्थकों और महाराष्ट्र की जनता को वह और महाराष्ट्र की जनता उनको बहुत प्यार करती थी. दुख की इस घड़ी में मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि श्री अजीत पवार जी जो अब हम सबके बीच में नहीं रहे, उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को, उनके समर्थकों को यह पीड़ा सहने की शक्ति प्रदान करें. श्री अजीत पवार जी एनडीए के एक मजबूत सहयोगी थे और महाराष्ट्र के वो बड़े नेता थे. इस प्रकार से कोई घटना दुर्घटना हो जाएगी ऐसी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता. लेकिन चुनाव प्रचार के लिए वह बारामती क्षेत्र में गए थे और बता रहे हैं कि लैंडिंग के समय विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. वह और उनके साथ जितने भी लोग विमान में सवार थे उनका दुखद निधन हुआ है. मैं अजीत पवार जी और जो भी उस दुर्घटना में मारे गए उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से बारंबार प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें. उनके परिजनों को, महाराष्ट्र की जनता को यह दुख सहने की सामर्थ्य प्रदान करें. तो देखिए, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे. उससे पहले संजय राउत की तरफ से प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही थी. अजित 2.5 वर्षापासून त्यांनी शरद पवारांशिवाय राजकारण महाराष्ट्रात सुरू केलं. त्या राजकारणाचा असा अकाली अंत होईल असं कोणाच्या ध्यानी मनी नव्हतं. मी जे मगाशी म्हणालो की अत्यंत कार्यक्षम मंत्री म्हणून त्यांचा लौकिक होता. त्यांना मिळालेलं प्रत्येक पद हे राजकारणासाठी तर वापरलंच त्यांनी, पण कार्यकर्त्यांसाठी, जनतेसाठी, विकासासाठी त्यांनी वापरलं. त्यांच्या कामाच्या पद्धतीविषयी अनेकदा टीव्ही चॅनलवरती काही दृश्य आम्ही पाहिली. सदैव जरी त्यांच्या बोलण्यात कधी राग आला, चीड आला, तरी पटकन एखादे विनोदी वाक्य टाकून ते संपूर्ण वातावरण हसरं खेळतं ठेवण्याची त्यांची कसब होती. उत्तम वक्ते होते. आज महाराष्ट्र खरोखर दुःखात आहे. महाराष्ट्रावरती कोणतं संकट आलंय किंवा महाराष्ट्राचे काय ग्रह फिरले माहीत नाही. गेल्या काही काळापासून महाराष्ट्रातले अनेक अशी प्रमुख नेतृत्व आपल्यापासून फिरावून गेले. गाळाने विलासराव देशमुख गेले. देखिए, हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार. अभिषेक, हम ये समझने की कोशिश करेंगे अजीत पवार का परिवार लगभग कितनी देर में पुणे पहुंचने वाला है, क्योंकि दिल्ली से वो रवाना हो चुका है. सुनेत्रा पवार, सुप्रिया सुले और उनके बेटे वहां से रवाना हो चुके हैं. पार्थ पवार, क्या जानकारी इसको लेकर सामने निकल कर आ रही है और कब अंतिम संस्कार किया जाएगा अजीत पवार का? देखिए, अजीत पवार का पूरा परिवार वो बारामती के लिए रवाना हो गया है. कुछ देर में बारामती पहुंचेगा और उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया है, तमाम सारी चीज़ों के बाद उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंचेंगे. इसके साथ साथ महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल के सभी सदस्य वहां पर होंगे. इसके साथ साथ जो है दिल्ली से भी प्रमुख नेताओं की टीम वहां पहुंच सकती है.
क्योंकि ये बहुत दुखद खबर है। प्रधानमंत्री ने खुद भी दुख जताया है, अमित शाह जी ने दुख जताया है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की सिचुएशन लग रही। शाम 4-5 बजेंगे, लेकिन ये बहुत दुखद खबर है। 5 लोगों की जो जानकारी बताई जा रही है कि 5 लोग के नाम जो सामने आए हैं, वो मैं आपको चाहूँ और दर्शकों को बताऊं कि वो 5 कौन से लोग थे जो थे। इसमें अजीत पवार खुद थे, डिप्टी सीएम, उसके साथ साथ उनके पीएसओ जो असिस्टेंट थे वो थे विदीप जाधव, वो थे, और उसके साथ साथ जो पायलट कैप्टन थे उसमें सुमित कपूर जो फ्लाई कर रहे थे, और उसके साथ साथ कैप्टन शांभवी पाठक, 2 पायलट उसमें थी, और एक अटेंडेंट पिंकी माली वो थी, फ्लाइट अटेंडेंट थी। इन लोगों की जानकारी आ रही है। और मुंबई से जो 8:10 पे सुबह इस फ्लाइट जो विमान ने उड़ान भरी थी, और उसे 8:50 पर लैंड करना था बारामती एयरपोर्ट पर, और 8:45 पर यह हादसा हो गया। यानी लैंडिंग से 5 मिनट पहले यह हादसा हुआ है। काफी ज्यादा दुखद हादसा है, और महाराष्ट्र की सियासत में अजीत पवार का एक अध्याय जो रहा है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उसकी वजह साफ है कि अजीत पवार ने जो भी काम किए शरद पवार के बाद बारामती और एनसीपी को अजीत पवार ने संभाला। अजीत पवार ने कार्यकर्ताओं को परिवार की तरह उन्हें पाला पोसा, और शायद यही वजह रहा कि अजीत पवार ने जब पार्टी तोड़ी तो शरद पवार के साथ कोई नहीं रहा। महज चंद लोग छोड़ करके शरद पवार को सभी लोग अजीत पवार के साथ आ गए थे। ये उनके राजनीतिक महत्व को दर्शाता है। और उसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि लगातार अजीत पवार लोगों से संवाद करते रहे, मंत्रिमंडल में संवाद करते रहे, और अजीत पवार हमेशा अपने आप को एक प्रैक्टिकल नेता की तरह मानते रहे। क्योंकि जब मुख्यमंत्री से ये सवाल हमने किया कि अगर आपको आपके 2 सहयोगी हैं, 2 पार्टियां बीजेपी के साथ सरकार में हैं, एक एकनाथ शिंदे हैं, दूसरे अजीत पवार हैं, इन दोनों लोगों के व्यवहार को, इन दोनों लोगों को कैसे देखते हैं? उस दौरान जो मुख्यमंत्री ने कहा वो भी लोगों को जानना जरूरी होगा। अजीत पवार को लेकर मुख्यमंत्री ने हमेशा कहा कि अजीत पवार एक प्रैक्टिकल नेता रहे, उन्हें भावना से ज्यादा उन्हें हे शब्द नेहमी त्यांच्या तोंडात असत। अजितदादा जरी दिसायला कठोर होते, बोलायला जरी कठोर वाटत असले तरी हृदयाने ते फार मऊ होते। याचा अनुभव मला अनेक वेळा येत असेल। मी पुण्याहून मुंबईला येत असताना घाटामध्ये अपघात झाला आणि ती बातमी ताबडतोब टीव्हीवरती झळकली। 5 मिनिटाच्या आत अजितदादांचा मला फोन आला, उज्ज्वलजी तुम्हाला गंभीर दुखापत झाली आहे का? काही याच्यात अतिरेक्यांचा डाव आहे का? मी म्हटलं दादा नाही, गाडीचा अपघात आहे, निव्वळ अपघात आहे, आपण काळजी करू नका, असे हे अजितदादा। तो देखिए महाराष्ट्र के तमाम राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही है। अजीत पवार के साथ उनके अनुभव को वो साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने अजीत पवार के निधन पर शोक जताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि श्री अजीत पवार जी लोगों के नेता थे जिनका जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव था। महाराष्ट्र के लोगों की सेवा में सबसे आगे रहने वाले एक मेहनती व्यक्ति के तौर पर उनका बहुत सम्मान किया जाता था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों की उनकी समझ और गरीबों और दबे कुचले लोगों को मजबूत बनाने का उनका जुनून भी देखने लायक था। उनका अचानक निधन बहुत चौंकाने वाला है और दुखद है। उनके परिवार और अनगिनत चाहने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति।
तो प्रधानमंत्री की तरफ से ये पोस्ट साझा किया गया। ये तस्वीरें भी पीएम ने साझा की है। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन पर शोक जताते हुए पोस्ट किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री अजीत पवार के अचानक निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ है। अपने लंबे पब्लिक जीवन में वो महाराष्ट्र के विकास और खुशहाली के लिए समर्पित रहे। वो लोगों के लिए अपनी हमदर्दी और पब्लिक सर्विस के लिए अपने पक्के समर्पण के लिए जाने जाते थे। मैं उनके परिवार, शुभचिंतकों और चाहने वालों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। हमारे सहयोगी प्रशांत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि अजीत पवार के परिवार के बारे में क्या कुछ जानकारियां सामने निकल कर आ रही है, क्या वो पुणे पहुंचने वाले हैं? और क्योंकि आज बजट सत्र का भी आगाज हो रहा है, तमाम राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही हैं, और क्या कुछ जानकारियां आपके पास? आपल्यातून जातील ही महाराष्ट्रासाठी अतिशय दुःखद आणि दुर्दैवी घटना अजितदादांच्या जाण्याने झालेली आहे। खरं म्हणजे अजितदादा गेले अनेक वर्ष या महाराष्ट्राच्या राजकारणात नेतृत्व करत होते आणि अतिशय परखड स्पष्ट वक्तेपणा आणि प्रशासनावर असलेली त्यांची पकड आपण पाहिलेली आहे। प्रत्येक गोष्टीचा त्यांना बारीक अभ्यास करून बोलण्याची सवय होती आणि परखड स्पष्ट वक्तेपणा, निर्भीड, रोखठोक बोलणारे असले तरी सुद्धा त्याला चूक म्हणणारे असले तरी सुद्धा अतिशय मनाने ते निर्मळ होते। याचा अनुभव मी स्वतः घेतलेला आहे। त्यांच्यासोबत मी मंत्रिमंडळात देखील काम केलं। मी मुख्यमंत्री असताना त्यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून देखील काम केलं आणि जेव्हा मुख्यमंत्री मी असताना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना किंबहुना इतरही योजना जेव्हा आम्ही सुरू केल्या तेव्हा आर्थिक जे काही घडी आहे किंवा आर्थिक तरतूद जी आहे ती अतिशय उत्तमपणे त्यांनी त्यावेळेस केली आणि त्याचा अनुभव मला आहे आणि एकदा करायचं ठरवलं की ते अजितदादा करायचे। करतो, बघतो, पाहतो असे शब्द त्यांच्या डिक्शनरीत नव्हते। व्हायचं असेल ते तात्काळ करायचे, नसेल त्याला नाही म्हणायचे। असा स्पष्ट वक्तेपणा या महाराष्ट्राने पाहिलेला आहे। मी असेन, मुख्यमंत्री देवेंद्रजी असतील, अजितदादा असतील, आम्ही टीम म्हणून काम केलं, टीम म्हणून काम करतो। आमच्या वेळाही कामाच्या वेगवेगळ्या, आम्ही पहाटे उशिरापर्यंत काम करतो। अजितदादा पहाटे लवकर काम सुरू करतात, देवेंद्रजी दिवसभर काम करतात आणि अजितदादांनी 6-6 वाजता देखील अपॉइंटमेंट दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी पाहिलेल्या आहेत। अतिशय वेळेचं महत्त्व आणि वेळेचं भान ठेवणारा नेता हरपलेला आहे। खरं म्हणजे काल परवाच आमची एका कार्यक्रमामध्ये भेट झाली। सरन्यायाधीश आपले भारताचे मुंबईत आले होते आणि ते येण्यापूर्वी आम्ही तिथंच एका चेंबरमध्ये बसलो होतो आणि त्यावेळेस झालेल्या चर्चा, गप्पा गोष्टी, आजही सकाळी जेव्हा मला त्यांची ही घटना कळली तेव्हा तेच समोर त्याच आठवणी काल परवाच्या येऊ लागल्या। खरं म्हणजे माझ्यापेक्षा ते राजकारणात देखील अनुभवी नेते गेले अनेक वर्ष। एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया।
तो वहीं हमारे सहयोगी अभिषेक भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, हम चाहेंगे कि आप कुछ अनुभव साझा करें अजीत पवार के साथ। जब आपने इंटरव्यू किया था उस दौरान उनका किस तरह से रुख होता था, क्योंकि देखिए ग्रासरूट पॉलिटिक्स से वो जुड़े हुए थे और यही वजह थी कि उन्हें सब दादा कह के बुलाते थे महाराष्ट्र की राजनीति में। देखिए, अजीत पवार को लेकर के जो महत्वपूर्ण चीज है, पहले तो एक अपडेट ये बता दूं कि शरद पवार अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई अपने निवास स्थान से बारामती के लिए रवाना हो चुके हैं। बाई रोड वो बारामती जा रहे हैं। जितना समय लगेगा शरद पवार को बारामती पहुंचने के लिए वो वहां पहुंचेंगे। और उसके साथ साथ जो है, अब अनुभवों की बात करें तो अजीत पवार एकदम शब्द के धनी थे। अगर उन्होंने कह दिया कि ये काम करेंगे तो वो करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज रही हमेशा कि वो समय के बहुत पंक्चुअल थे। कई बार मैं एक अनुभव बता रहा हूँ, कुछ पत्रकार जब अजीत पवार डिप्टी सीएम पिछले टर्म में थे, यानी एकनाथ शिंदे जब सीएम थे, तो कुछ पत्रकार हम सब अजीत पवार से मिलने उनके केबिन में गए। उस दौरान उनके केबिन में सब खाली था, सिर्फ 1 या 2 आदमी बैठे थे उनके बाहर वेटिंग रूम पर, और वो डिप्टी सीएम के तौर पर अंदर अपने केबिन में मौजूद थे। 2-3 हम सब पत्रकार थे, हम अंदर घुस गए। चूंकि ये पीएस पहचानता है तो उन्होंने अंदर एंट्री दे दी। जैसे ही हम अंदर अजीत पवार के सामने पहुंचे, अजीत पवार ने पहला शब्द किया, मराठी में बोला कि तुम लोग क्यों आए हो? तो दादा अभी कोई बाहर है नहीं और हम लोग सोचे आपसे 5 मिनट मिल लेते हैं। तो अजीत पवार ने कहा कि मेरे पास 2 चिट्ठी है और दोनों चिट्ठी में एक का समय इतने बजे है, दूसरे का समय इतने बजे है, और 2 चिट्ठी होने के बाद, दोनों को समय देने के बाद जी मैं अभी आप लोगों को इंटरटेन नहीं कर सकता। आप लोग बाहर जाइए, ये दोनों चिट्ठी समाप्त हो जाएगी, उसके बाद फिर आप लोग अंदर आइए, फिर बैठते हैं। क्योंकि हमने जीवन में सीखा है कि वेटिंग, अगर कोई आपसे मिलने आया है तो वो अपना समय निकाल के आया है, और ऐसे में वो बाहर बैठा है और मैं पत्रकारों के साथ बैठा हूं तो उसको कितना बुरा लग रहा होगा। ये बात अजीत पवार ने सीधे शब्दों में अगर कही तो ये बात आप समझ सकते हैं कि क्या उनके शब्दों के वजन रहा है। दूसरा, अजीत पवार के बेटे हाल में पार्थ पवार के ऊपर जिस तरीके के आरोप लगे, जिस तरीके की चीजें लगी, उन्होंने पूना में एक जमीन घोटाले से उनके बेटे का नाम जोड़ा गया। इस दौरान भी अजीत पवार ने कहा कि मैंने कभी अपने बेटे को नहीं कहा कि वो कोई इस तरीके का जमीन का व्यवहार करें जिससे कि उनका छवि खराब हो और वो आगे किसी मुसीबत में फंसे। ये बात बोलने वाले अजीत पवार थे, और वो हमेशा ही जब भी उनको अच्छा बुरा लगता था वो मंचों से कई बार, एक बार अभी हाल में ये चुनाव के दौरान जब महानगर पालिका के चुनाव चल रहे थे, उस दौरान अजीत पवार को किसी आदमी ने प्यार बस अजीत पवार को आई लव यू बोला, तो अजीत पवार ने पलटकर, कोई दूसरा नेता होता तो उसको मुस्कुरा देता, थैंक यू बोलता, लेकिन अजीत पवार ने तुरंत पलटकर बोला, ए आई लव यू मुझे मत बोल, आई लव यू जाके अपनी औरत को बोल, मुझे सिर्फ वोट दे। ये बात बोलने वाले अजीत पवार, ये व्यक्तिमत्व था उनका कि जो भी लोग आज उन्हें याद कर रहे हैं, जो भी लोग ट्वीट कर रहे हैं, वो उनको 2-3 चीजों को लेकर कर रहे हैं। एक तो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता बहुत स्ट्रांग थी। अधिकारी अजीत पवार से ज्यादा डरते थे, क्योंकि अजीत पवार को पता था कि अजीत का अधिकारियों की नब्ज कहाँ है और कौन सी नब्ज दबाने पर अधिकारी अपने आप सरेंडर हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए दूसरी बात, अजीत पवार हमेशा, जी अभिषेक बात पूरी करें। अजीत पवार हमेशा ही जिनको जो शब्द देते थे उनके साथ कार्यकर्ता या आदमी क्यों जुड़ता था। एक बार अजीत पवार के पास कोई कार्यकर्ता गया और अजीत पवार ने वो काम देखते, कार्यकर्ता ने बोला कि दादा ये मेरे जानने वाले हैं, बहुत करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, और इनका एक ट्रांसफर करना है। और अजीत पवार ने वो पेपर देखा, और पेपर देखने के बाद अजीत पवार ने तुरंत उस कार्यकर्ता को बोला कि मुझे ज्यादा सियानपट्टी मत बता, ये बता इसमें तुझे कितना पैसा मिल रहा है ट्रांसफर कराने का। ऐसे में कार्यकर्ता चौंक गया। फिर उसने झटके में उसने बोला कि दादा इसमें कुछ पैसा मुझे मिलेगा।
उस दौरान अजीत पवार ने कहा ठीक है, इसमें जो भी पैसा मिलेगा तू ले लेना, मैं ट्रांसफर कर देता हूं तुरंत, और जो भी पैसा मिलेगा ले लेना, लेकिन अब दोबारा मेरे पास मत आना और जाके पार्टी का काम करो। ये बात बोलने की क्षमता किसी आज के राजनीतिक इतिहास में है तो सिर्फ अजीत पवार को थी, जो अजीत पवार कार्यकर्ताओं को इस तरीके की तवज्जो देते थे। ये आज इस वजह से बारामती नहीं पूरा महाराष्ट्र दुखी है। विनोद तावड़े ने एक अभी जो संदेश भेजा है, विनोद तावड़े के संदेश में भी सीधा लिखा है कि अजीत पवार शब्द के धनी थे, जिसको जो बोला वो किया। अजीत पवार एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता के धनी थे, अधिकारियों में उनकी पकड़ अच्छी थी। अजीत पवार का जाना महाराष्ट्र के इतिहास में, अजीत पवार कभी सीएम नहीं बन पाए, वो हमेशा ये कहते रहे थे कि मुझे अगर चाहता तो 2004-05 में सीएम बन जाता। अजीत पवार आज तक सीएम नहीं बन पाए, लेकिन देश के इतिहास में जितनी बार वो डिप्टी सीएम बने हैं शायद ही कोई बना होगा। जब सरकारें आई और एनसीपी के सपोर्ट से सरकार बनी, चाहे कांग्रेस की बिल्कुल सरकार रही हो, अभिषेक, देखिए ये रुतबा था अजीत पवार का, और यही वजह है कि उन्हें ग्रासरूट पॉलिटिक्स की बहुत अच्छी पकड़ थी, उनकी नॉलेज थी, और आज हर कोई दुखी है, चाहे वो महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ा हो, देश की राजनीति से जुड़ा हो। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं नवोदय टाइम्स के संपादक हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जाहिर तौर पर ये अपूर्णीय क्षति है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, देश की राजनीति के लिए। अगर हम आपसे समझे तो अजीत पवार का महाराष्ट्र की राजनीति में होना और अब नहीं होना, इसके क्या मायने सामने निकल कर आते हैं और कितना बड़ा चैलेंज होगा अजीत पवार की विरासत को आगे बढ़ाना? देखिए, जहां तक अजीत पवार का सवाल है, तो जो आदमी लगभग 45 साल से सत्ता और राजनीतिक जीवन में रहा हो, लगभग 35 साल से ही वो जो संसदीय सांसद और विधानसभा सदस्य रहा हो, तो तय बात है कि उनकी पकड़ बहुत मजबूत रहती रही है। इवन ये भी कहा जाता था कि एनसीपी में जो भी कार्यकर्ताओं से जुड़ाव जितना अजीत पवार का है, उतना शायद शरद दादा पवार का भी नहीं रहा है। और यही वजह रही है कि जब एनसीपी की दो फाड़ हुई और फिर जब एकजुट होने की कोशिशें अभी चुनावों से शुरू हुई हैं, और चुनाव भी साथ में लड़ा लोगों ने, इन दोनों लोगों ने, तो भी उसका बहुत बड़ा असर देखने को मिला। लेकिन राजनीति है, अजीत पवार जो है वो व्यवहारिक राजनीति किया करते थे। वो उनके लिए मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, व्यवहार की राजनीति में सब कुछ वो तिलांजलि होती थी। व्यवहार की राजनीति का एक उदाहरण हमारे संवाददाता ने बताया कि था, उसने पैसे लेने की बात की और कहा ले लो। तो वो अब राजनेताओं में और खास तौर से महाराष्ट्र के राजनेताओं में मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं होता है। महाराष्ट्र और दक्षिण के नेता जो है ये खुली बात स्वीकार करते हैं और कहते हैं, उनको पता होता है। मैं एक और बड़े नेता का नाम नहीं लेना चाहूंगा इस मौके पर, उनका मैंने उदाहरण देखा था। वो उनके पास कोई दिल्ली में आया और उसने कहा कि साहब दादा ये काम है और बेटी की शादी है। तो उन्होंने तो जो यूपी का था जबकि कार्यकर्ता, तो उनके पास आया तो उसने कहा कुछ मदद हो जाती। तो उन्होंने फिर किसी दूसरे आदमी की तरफ देखा, कहने इसे 10 लाख रुपए दे दो। तो ये 10 लाख रुपए कहाँ से आते हैं, ये 10 लाख रुपए जाते कहाँ हैं, और ये सब जानते हैं। तो वो एक व्यवहारिक राजनीति के हिस्से थे और निश्चित रूप से उनका योगदान उस व्यवहारिक राजनीति के लिए जाना जाएगा और पूरे देश में जाना जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात थी, वो अच्छे संगठन के बड़े कार्यकर्ता थे, संगठन को बनाना जानते थे, संगठन में रह करके अगर शरद पवार से कोई टक्कर ले सकता था तो अजीत दादा पवार थे। और उनका ये दुख जो था ना कि चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए, सही बात है, जो आदमी 67-68 साल का हो जाए तो उसको ये अफसोस तो लगता ही है कि उसके आगे माफी के साथ बच्चे आपको रोकना चाहूंगी। उत्तराखंड से ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है जब श्रद्धांजलि दी जा रही है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को। तो देखिए पूरे देश में शोक की लहर इस वक्त देखी जा रही है।
देश की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है और ऐसे में तमाम नेताएं अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। अकु सर, आपका मैं रुख करना चाहूंगी और ये समझने की आपसे कोशिश भी हम कर लेते हैं कि अब कौन होगा एनसीपी का उत्तराधिकारी और अब महायुति की क्या स्थिति होगी। अजीत पवार के जाने के बाद देश की राजनीति पर इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, अभी उत्तराधिकारी का तो जहां तक सवाल है, अब क्योंकि दोनों गुट या दोनों परिवार जो हैं एक हो रहे हैं, तो तय बात है कि सुप्रिया सुले अभी उसमें आगे हैं। वैसे अजीत दादा परिवार का बेटा भी जो है वो काफी प्रतिभाशील है और प्रतिभाशाली है, और वो इसलिए भी उसका भी वो करेगा, निश्चित रूप से वो करेगा, और उसने करना शुरू भी कर दिया था। ऐसा नहीं कि नहीं करना शुरू कर दिया था। जो कार्यकर्ता का पक्ष हुआ करता था वो ज्यादातर वही पद संभालते थे और इसी वजह से वो संभालते थे जी। और उन्होंने एक अलग दिशा देना शुरू कर दी थी। निधन किसी का भी होता है तो बहुत दिक्कत होती है, और राजनीति में तो नेताओं के निधन पे तो हमेशा अपूरणीय क्षति बताई बिल्कुल जाती सर, है। अपूरणीय क्षति है। मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी सर। एक अपडेट हमारे सहयोगी अभिषेक के पास आ रही है। अभिषेक, आप बताएं। देखिए, अजीत पवार को लेकर के जो अपडेट सामने आए हैं कि कुछ 1 से 2 घंटे के भीतर परिवार के सभी सदस्य वो करीब बारामती पहुंच सकते हैं। दोपहर बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और तमाम सारे जो मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं वो सभी वो बारामती पहुंचेंगे, जिसके बाद अंतिम दर्शन के बाद उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। लेकिन जो एक सवाल और आपने जो अकू जी को पूछा कि उत्तराधिकारी कौन होगा, तो निश्चित तौर पर उनका बेटा, और हाल के दिनों में जिस तरीके से उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार सक्रिय हुई थी महाराष्ट्र की सियासत में, वो भी सिंपैथी गेन में हो सकता है कि कार्यकर्ता उनके नाम को भी प्रपोज करें। लेकिन आखिरी फैसला अभी चूंकि कहना जल्दबाजी होगा, और शरद पवार चूंकि एक बड़े नेता रहे हैं परिवार के, पूरे पवार परिवार के, चाहे पवार परिवार अजीत पवार के साथ हो या शरद पवार ग्रुप के साथ हो, लेकिन आज भी जब भी इस तरीके की स्थिति पैदा होती है, चाहे वो क्राइसिस की स्थिति हो, चाहे परिवार के भीतर किसी फंक्शन की स्थिति हो, तो ऐसे में शरद पवार जो कहते हैं वो सर्वमान्य होता है। तो उम्मीद ये की बिल्कुल, और हर मंच से अभिषेक हमने देखा भी कि राजनीति अपनी जगह है, परिवार अपनी जगह है। इस बात का जिक्र हमेशा से पवार परिवार करता आया है, चाहे राजनीति में स्थिति जो भी हो, लेकिन परिवार हमेशा एक साथ खड़ा रहा है। हमारे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृष्ण मोहन भी जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, लेकिन हम पहले प्रशांत का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, दिल्ली में क्या कुछ जानकारियां सामने निकल कर आ रही है? कौन कौन से नेता पुणे के लिए, बारामती के लिए मूव करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो पूरा कैबिनेट है उसके तरफ से दुख प्रकट किया गया है। हालांकि आज बजट सेशन का पहला दिन है और खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो संबोधन है इस वक्त दोनों हाउसेस में चल रहा है, तो इसके चलते बजट सेशन है तो अधिकतर लोग अभी सदन के अंदर ही हैं। लेकिन जो उनका बेटा है पार्थ पवार और जो उनकी धर्मपत्नी है वो मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर मुंबई पहुंचने के बाद वो बारामती के लिए रवाना होंगे। और साथ ही साथ सुप्रिया सुले जो कि उनकी कजिन बहन है वो भी मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है। और जो तमाम नेताओं से हमने बात करने की कोशिश की जो अजीत पवार के बहुत नजदीक थे, वो अभी बात करने की स्थिति में नजर नहीं आ रहे स्वाति। जैसे प्रियंका चतुर्वेदी है, शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद है, वो काफी नजदीक थी अजीत पवार के, उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन वो बात करने की स्थिति में नहीं है। तो एक बड़ी क्षति जो है महाराष्ट्र की राजनीति को इस वक्त पहुंची है, क्योंकि एक चाणक्य के रूप में एक बड़ी भूमिका अजीत पवार की थी। एक रिकॉर्ड और था उनके नाम पे स्वाति कि सबसे ज्यादा जो राज्य का बजट पेश किया है बतौर वित्त मंत्री वो भी अजीत पवार ने ही पेश किया है। 13 साल में 5 बार किसी प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनना, ये भी एक शायद मेरी जानकारी में एक अनुभव एक रिकॉर्ड ही होगा जो 13 साल में 5 बार एक प्रदेश के डिप्टी सीएम रहे हैं। बिल्कुल, और ये कृष्ण मोहन जी महत्वाकांक्षा भी थी अजीत पवार की, और उन्होंने कई मंचों से इस बात का जिक्र भी किया कि मैं भी चाहता हूं कि मैं भी मुख्यमंत्री बनूं।
सुन लेते हैं अरुण गोविल क्या कह हमारे रहे बीच हैं। से चले जाना। और महाराष्ट्र की राजनीति में तो वो बहुत अग्रणी रहे हैं, उनका योगदान बहुत है राजनीति में। तो ये वाकई बहुत दुख की बात है हम सबके लिए कि हमने एक अच्छा नेता खो दिया है। सर आपको लगता है कि जांच इतना बड़ा हादसा इतने बड़े लीडर के साथ हो गया अचानक? इट डिपेंड्स ऑन किस तरह से वो दुर्घटना हुई है। कई बार होता है कि अपने आप कोई चीज़ हो जाती है, लेकिन अब अगर हवा में उड़ते उड़ते कुछ हुआ होगा तो फिर ये भी है कि उसकी जांच भी होनी चाहिए। अगर इस तरह इट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस जिसमें ये हुआ है बेसिकली, तो वो अधिकारियों का मत होता है कि उसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। देखिए तमाम नेता अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। कृष्ण मोहन जी, मेरा आपसे सवाल था कि बहुत सारे मंचों से अजीत पवार की तरफ से बात का जिक्र भी किया गया, क्योंकि बहुत बार उप मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, ग्रासरूट पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे और जाहिर तौर पर हर कोई महत्वाकांक्षी होता है बड़े पद के लिए। राजनीति में महत्वाकांक्षा और महत्वाकांक्षी होना कोई गलत बात नहीं है। अजीत पवार की पहचान उस तौर पे है कि जिस प्रदेश में देवेंद्र फडणवीस जैसा एक महानायक हो, वहाँ पे एक उनसे बड़ा नायक वहाँ पे शरद पवार हो, नितिन गडकरी हो, पीयूष गोयल हो और तमाम उद्धव ठाकरे और ठाकरे का परिवार हो, उसमें अपने लिए एक अलग जगह बना लेना। संगठन की ताकत, संगठन की समझ थी। और सबसे बड़ी बात ये कि वो कभी उठपटांग बयान नहीं देते थे। वो जो भी बोलना था सोच समझ के तौल के बोलते थे। जैसे आज सबसे बड़ा विवाद उनके जीवन में क्या रहा, शरद पवार से अलग हो गए। लेकिन आपने कहीं नहीं सुना होगा कि शरद पवार ने उनके खिलाफ या शरद पवार के खिलाफ इन्होंने बोला हो। तो जो सबसे बड़ी बात थी कि वो संतुलित बोलते थे। उनकी एक राजनीतिक समझ थी जिसकी वजह से इतने सारे जो मैंने आयाम बताए उसमें उन्होंने अपने लिए एक जगह बनाई। पार्टी उनकी ज्यादा जीती कम जीती वो अलग बात है, वो चलता रहता है, लेकिन अपने पार्टी को एक तरीके से उन्होंने स्थापित कर दिया। तो ये उनकी बहुत बड़ी कहूँ कि कामयाबी थी। अब जो जाना है ये प्रकृति और नियति है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र के राजनीति में एक मैं कहूँ कि एक हस्ताक्षर थे राजनीति के, उनका इस तरीके से चले जाना, जाहिर सी बात है कि जो उनके समर्थक थे, उनके पार्टी के संगठन में थे, बात हुई पार्थ है, सुमित्रा है या सुप्रिया सूले हैं। अब कौन उत्तराधिकारी होगा नहीं होगा ये तो बात की चीज़ है, लेकिन फिलहाल जो अगर हम बात करें तो मराठवाड़ा और जो मराठा की राजनीति, कृषि की राजनीति, किसानों की बात, तमाम उनके जो हितों की बात थी, सूखेपन की बात थी, जो हमेशा सूखा पड़ता था उस पर कैसे उसको एक जो गति देने की बात थी, उस गति में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। हालांकि किसी के जाने से या न जाने से सिस्टम को कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सिस्टम चलता रहता है। लेकिन इनकी अगर हम बात करें तो अजीत पवार एक मतलब सुलझे हुए पॉलिटिशियन थे जो सोच समझ के बोलते थे। जैसे अभी उनके बेटे पे कोई आरोप लगा तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे पे जो भी कोई आरोप लगा, जो भी जमीन आवंटित की गई, उसमें मेरा कोई रोल नहीं था। तो उन्होंने पूरे प्रकरण को एक तरीके से जो आग लगाने की कोशिश की गई थी, उन्होंने एक वाक्य में उसको खत्म कर दिया। तो अजीत पवार का इस तरीके से जाना, असामयिक निधन, निश्चित तौर पे महाराष्ट्र और एक तरीके से कहूँ कि महाराष्ट्र हमारे देश का हिस्सा है, हमारे देश के लिए एक क्षति की बात है जिसको फिलहाल इमीडिएटली भर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बिल्कुल, और अपूर्णीय क्षति है और यही वजह है कि अभी लोग इस सदमे से उबर भी नहीं पा रहे हैं। और हमने देखा भी कि किस तरह से अनिल देशमुख रोते हुए नजर आ रहे थे।